हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी की क्लास, ज्योग्राफी के वन लाइनर नोट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे 2-3 चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में, यानी कि मृदा के बारे में। फिर खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। बांध और नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो एक ही वीडियो में हमारे 3-4 चैप्टर जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो भी नए बच्चे जुड़ते हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे मृदा के बारे में, यानी कि मिट्टी के बारे में। तो सबसे पहली मिट्टी कौन सी होगी हमारी? काली मिट्टी, काली मृदा। वह मृदा जो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो कपास की खेती के लिए सबसे जो उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी होगी हमारी? काली मिट्टी। काली मृदा यानी कि काली मिट्टी जो कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है गुजरात में। कहाँ पाई जाती है काली मिट्टी? गुजरात में। और ये किसकी खेती के लिए जो है उपयोगी है सबसे ज़्यादा? कपास की खेती के लिए। रीगर या फिर रेगुर प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है। तो किसके लिए उपयोगी होती है? रीगर या रेगुर प्रकार की। तो ये जो सूरजमुखी की खेती करते हैं ना, सूर्यमुखी या सूरजमुखी जिसको बोलते हैं, सूरजमुखी जो है एक फूल होता है बड़ा सारा, उसमें से जो बीज निकलते हैं ना, बीज में से उनके तेल निकलता है सूर्यमुखी का, उसके लिए उपयोगी होती है यह रीगर प्रकार की मिट्टी। इसको रेगुर भी बोलते हैं और रीगर भी। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है दक्कन पठार के अधिकांश हिस्से में? काली मिट्टी पाई जाती है, काली मृदा। भारत में रेगुर मिट्टी, रेगुर सोइल, इसका दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी, यानी कि रेगुर मिट्टी या फिर रीगुर मिट्टी, और इसी का दूसरा नाम काली मिट्टी। दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। तो दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्से में, ज़्यादातर हिस्से में पाई जाती है काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। अगर ऑप्शन में आपको रेगुर मिल जाए और काली ना मिले तो ये मत समझना कि ये मतलब काली नहीं दी है, दोनों का मतलब एक ही है। कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है तो काली मिट्टी में होता है कपास सबसे ज़्यादा। काली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, और सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? गुजरात में, महाराष्ट्र और गुजरात में। वह मिट्टी जो नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। तो काली मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए, जो नमी धारण करने की क्षमता होती है वो काली मिट्टी में ज़्यादा होती है। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल है तो कपास है। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में मिट्टी पाई जाती है। तो ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कछार एलुवियल मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कछार एलुवियल मिट्टी। भारतीय मृदा में कमी है। तो भारतीय मृदा में किसकी कमी है? नाइट्रोजन की। किसकी कमी है भारतीय मिट्टी में? नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। वह मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक के रखती है। तो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी जो नमी को अपने पास रखती है, जिसकी वजह से क्या होती है? सिंचाई की आवश्यकता कम होती है उसमें। स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है तो कपास की काली मिट्टी को। कपास की काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? कृषि मिट्टी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी का जो है काली मिट्टी में एक तो नमी ज़्यादा होती है, वो नमी सोख के रखती है, इस वजह से हमेशा गीली रहती है और उसी वजह से उपजाऊ है, जो कि कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। कहाँ पाई जाती है वो? महाराष्ट्र और गुजरात के हिस्सों में पाई जाती है, महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। फिर आती है हमारी जलोढ़ मिट्टी। ये जो है भारत में सबसे ज़्यादा यही मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है तो खादर और बांगर, दो प्रकार की। जलोढ़ कितने प्रकार की मिट्टी है? मतलब खादर और बांगर। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा। बाढ़कृत मैदानों के नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं और इसी प्रकार वे गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। तो वे क्या होते हैं? खादर। जो नई मृदा होती है, बाढ़ की वजह से जो मिट्टी बहा करके लाती है और वो ऊपर ऊपर जम जाती है, हर साल बाढ़ आती है तब, तो वो जो उपजाऊ मिट्टी बन जाती है, मतलब नई नई मृदा आती रहती है नवीनीकृत प्रत्येक वर्ष। तो वो जो नई मृदा होती है उसको बोलते हैं खादर, और जो पुरानी हो जाती है, मतलब पुरानी मृदा है, उसको बोलते हैं बांगर। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की है, एक तो खादर और एक बांगर। इनमें से नई कौन सी है, पुरानी कौन सी है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो नई होती है खादर और पुरानी मिट्टी जो कि होती है बांगर। भारत में पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ मृदाएं जो हैं
प्रकार की मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के 40% भाग में मौजूद है। यानी कि देश के कुल क्षेत्रफल के 40% भाग पर कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर पाई जाती है। तो ये जो है भारत के पूर्वी तट में पाई जाती है कौन सी? हमारी जलोढ़ मृदा। कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा भारत के पूर्वी तट पे ज़्यादातर पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु उपयोग की जाने वाली मिट्टी है तो जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि भारत में ज़्यादातर मिट्टी यही है, 40% हिस्से पर है ये भारत के, तो फिर सबसे ज़्यादा उपयोग यही होगी, जलोढ़ मिट्टी ही। उसके बाद है गंगा के मैदानी इलाकों में है कछारी मिट्टी। कौन सी मिट्टी है गंगा के मैदानी इलाकों में? कछारी मिट्टी। करेवा, जो कि मिट्टी गाद का ही एक प्रकार है, वो पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? करेवा। करेवा बांगर के रूप में जाना जाता है तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। बांगर कौन सी है? पुरानी। और जो खादर है वो नई मिट्टी। अधिकांशतः रेत और गाद के द्वारा नदियों तथा समुद्री लहरों के द्वारा जमे किए गए जो निक्षेप होते हैं मिट्टी के, उनको क्या बोलते हैं हम? जलोढ़ मिट्टी। रेत गाद यानी कि नदी और समुद्री लहरें जो होती हैं वो जमा कर देती हैं, बहा कर के लाती हैं अपने साथ, और वहाँ जो उनकी धीमी गति होती है तो वहाँ पर वो छोड़ देती हैं। और जो वो मिट्टी की ऊपरी परत होती है, नई मिट्टी जो बहा कर लाती है, वो होती है जलोढ़ मिट्टी, या फिर हम बोल सकते हैं खादर। नेक्स्ट है वह क्षेत्र जो कि मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित होता है। वह कौन सा क्षेत्र है जो मृदा अपरदन से ज़्यादातर प्रभावित होता है? वो चंबल घाटी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है तो बाढ़ की वर्तमान सीमाओं के ऊपर। गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है तो गंगा घाटी में बांगर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बाढ़ की वर्तमान सीमाओं के ऊपर पाई जाती है। जो बाढ़ आती है और जो वर्तमान सीमाएं होती हैं उनसे ऊपर जो मिट्टी होती है, पुरानी मिट्टी, वो पाई जाती है। गाद और धूल से बनी मिट्टी किस लोयस प्रकार की होती है? ये लोयस। गाद और धूल से बनी जो मिट्टी होती है वो लोयस प्रकार की होती है। नेक्स्ट है भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है तो भारत के उत्तरी मैदानों में ये पाई जाती है हमारी जलोढ़ मृदा। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी किसका है उत्पादन करने के लिए उपयुक्त होती है? तो ये चावल की खेती के लिए। जो काली मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, और जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, चावल के लिए। महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाएं जो हैं वो जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती हैं। कौन सी? महानदी और गोदावरी। इनकी जो समृद्ध डेल्टाएं हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती हैं। फिर यहाँ पर है मिट्टी और ये है राज्य। कौन से राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी है जो वो कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा होती है। फिर है हमारी काली मिट्टी, ये कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, जहाँ कपास ज़्यादा होती है। फिर है लेटेराइट मिट्टी, केरल में पाई जाती है, असम में, केरल में, जहाँ पर चाय के बागान हैं। लाल मिट्टी पाई जाती है तमिलनाडु में। कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी तमिलनाडु में। फिर हम पढ़ेंगे लेटेराइट मिट्टी के बारे में। दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद वह मिट्टी जो कि इस क्षेत्र को चाय और कॉफ़ी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है। तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है जो चाय की खेती के लिए, कॉफ़ी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, वो है लेटेराइट मिट्टी। उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है लेटेराइट मिट्टी, जहाँ पर तापमान भी उच्च होता है और वर्षा भी भारी यानी कि तेज होती है। मुख्य रूप से कर्नाटक में पाई जाती है तो ये पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। मुख्यतः कर्नाटक में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी है। तमिलनाडु, ओडिशा, छोटा नागपुर पठार और मेघालय के छोटे हिस्सों में पाई जाती है और इसका रंग लाल होता है और ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो ये है लेटेराइट मिट्टी। ये चाय के बागानों के लिए उपयुक्त होती है, बाकी की जो कृषि होती है उसके लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और ये कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर और मेघालय के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी मिलती है कहाँ मिलती है? ये महाराष्ट्र में मिलती है हमें। लेटेराइट मिट्टी में सिलिकॉन ऑक्साइड की कमी होती है। किसकी कमी होती है इसमें? सिलिकॉन ऑक्साइड की। लेटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड की कमी होती है और आयरन ऑक्साइड जो होता है वो प्रचुर मात्रा में
पाया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली जो मिट्टी है काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है, तो ये है लाल लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? ये लाल लेटेराइट मिट्टी। कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, जहाँ पर काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। फिर है हमारी लेटेराइट, एक गहरी मिट्टी है। कैसी है ये? लेटेराइट एक गहरी मिट्टी है जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और अक्सर मैफिक आग्नेय आधार शैल पर विकसित होती है। किसके ऊपर विकसित होती है? मैफिक आग्नेय आधार शैलों पे विकसित होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लवणीय, क्षारीय और अन्य मिट्टियाँ जो है उनके बारे में। देखिए, भारत के कोई कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है और मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? तो फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति। जो फेरस ऑक्साइड है उसकी वजह से मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल रंग की पाई जाती है। टेरा रोसा शब्द का क्या तात्पर्य है? तो टेरा रोसा शब्द है लाल मिट्टी से संबंधित। किससे संबंध है इसका? लाल मिट्टी, टेरा रोसा। तेज हवाओं के द्वारा कौन से प्रकार की मिट्टी उड़ करके आती है और जमा हो जाती है? तो ये जो बलुई मिट्टी है, बलुआ मिट्टी या बलुई मिट्टी, ये तेज हवाओं के द्वारा मतलब उड़ा करके लाई जाती है और एक जगह जमा हो जाती है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आसानी से पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में तो लाल और पीली मिट्टी। फिर है मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए कौन से शब्द का उपयोग करते हैं हम? भूमि विज्ञान का। किसका उपयोग करते हैं? भूमि विज्ञान। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द है भूमि विज्ञान। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण है फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। न्यूनतम छिद्र युक्त है, ये है चिकनी मिट्टी, जिसमें सबसे कम पोर्स पाए जाते हैं, कम इसमें छिद्र पाए जाते हैं। न्यूनतम छिद्र युक्त मिट्टी है चिकनी मिट्टी। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता बहुत ही कम है, यानी कि जल को ये सोख कर नहीं रखती है। जल धारण क्षमता इसकी बहुत ही कम है लाल मिट्टी की, इसीलिए इसमें खेती करना कठिन है। फिर है जलोढ़ तलछट का अर्थ एक प्रकार की भूमि है। जलोढ़ तलछट का अर्थ एक प्रकार की भूमि है, यानी कि जो नदी के द्वारा निर्मित तलछट भूमि है उसका अर्थ है जलोढ़ तलछट। लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार में। कौन सी पाई जाती है? लावा मिट्टी, लावा मिट्टी। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात में। सर्वाधिक क्षेत्रफल है लवणीय मृदा का, तो जो लवणीय मृदा का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? गुजरात में। वह मिट्टी जिसको जिप्सम के द्वारा कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाता है, तो ये क्षारीय मृदा को, क्षारीय मृदा होती है जिसमें जिप्सम के द्वारा कृषि के लिए उपयोगी बनाते हैं। शुष्क मिट्टी विशेष रूप से विकसित होती है, जिसमें कहाँ पर होती है? पश्चिमी राजस्थान में, जिसमें विशेषतः शुष्क शिथिलाकृति प्रदर्शित होती है। शुष्क मिट्टी विशेष रूप से विकसित होती है कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान में। फिर है चिकनी मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। चिकनी मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति जो होती है वो हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता के द्वारा क्या दर्शाया जाता है? मिट्टी की अम्लीय प्रकृति की, मिट्टी अम्लीय है। कठोरकृत मिट्टी के ऊपर किसी मृत कीट के शरीर के किसी हिस्से की छाप जीवाश्म का एक उदाहरण है। कठोरकृत मिट्टी जो होती है मतलब मिट्टी के जो प्रकार, मिट्टी जो कठोर होती है उसके ऊपर मृत जो कीट होती हैं उसके शरीर के हिस्से की छाप पड़ जाती है, उसको हम बोलते हैं जीवाश्म का एक उदाहरण। मिट्टी की ऊपरी परत पर हुमस होती है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ऊपरी परत में क्या होती है? मिट्टी के हुमस, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट में पाई जाने वाली मिट्टी है कछार मिट्टी। कौन सी है? कछार। उत्तरी मैदानों के जो है उत्तरी मैदानों के खादर क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ होते हैं। जो नई मिट्टी वाले होते हैं वो, जो नई बहाकर के लाई जाने वाली बाढ़ के द्वारा नई मिट्टी बहाकर लाई जाती है
उसको बोलते हैं खादर, जो कि उत्तरी मैदानों में सबसे ज़्यादा उपयोगी होती हैं, उपजाऊ होती हैं। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो तराई नाम से जानते हैं। दलदली जो पट्टी होती है उसको, उत्तरी भारतीय मैदानों में जो दलदली पट्टी होती है उसको बोलते हैं हम तराई क्षेत्र। मृदा के लवणीकृत किसके कारण होता है? तो अधिक सिंचाई, ज़्यादा सिंचाई होने की वजह से क्या होती है? मिट्टी लवणीय हो जाती है, लवणीकरण। फिर है लीचिंग। लीचिंग मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों में या भूजल में होने वाला जो संचालन है उसको हम बोलते हैं लीचिंग। खारी मिट्टी को ऊसर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। जो खारी मिट्टी है उसको किस नाम से जानते हैं? ऊसर मिट्टी। नेक्स्ट है आर्द्र भूमि कृषि के लिए फसल कौन सी उपयुक्त है? तो चावल की फसल। फिर हम पढ़ेंगे पर्वतीय मृदा या फिर अन्य तथ्य। पर्वतीय मृदा एवं अन्य तथ्य। शुष्क मृदा जिसमें ठोस तथा छिद्र दोनों शामिल होते हैं उसका एक इकाई आयतन द्रव्य भार कहलाता है। तो ये है स्थूल घनत्व। शुष्क मृदा जिसमें ठोस और छिद्र दोनों शामिल होते हैं, शुष्क मृदा में उनका एक इकाई आयतन द्रव्य भार क्या कहलाता है? स्थूल घनत्व। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। तो ये बारिश के पानी में बह जाना मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है। बारिश में जो है बारिश के पानी में बह जाना मिट्टी का क्या है? सर्वोत्तम उपाय नहीं है। एक संसाधन के रूप में मिट्टी का जो कटाव होता है और ह्रास होता है उसके संबंध में प्रमुख खतरा क्या है? बारिश के रूप में जो है बारिश के साथ साथ मिट्टी बह जाना। भारतीय मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है जस्ता। भारत की जो मिट्टी है, मृदाएं हैं, उनमें थोड़ी बहुत कमी यानी सूक्ष्म तत्व किसकी कमी पाई जाती है? जस्ता की। भारत का वह क्षेत्र जहाँ पर मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। तो शिवालिक पहाड़ियों के जो पाद क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन होती है। हुमस उदाहरण है तो जैविक क्लोराइड का, कोलाइड का। किसका उदाहरण है? जैविक कोलाइड का हुमस। फिर है सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं। आगे देखिए, पहला है सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं। पहला है पौंग बांध। किस नदी के ऊपर है? व्यास नदी के ऊपर है। और कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में। तो पौंग बांध जो है वो व्यास नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में। चिनाब नदी पर स्थित है। तो चिनाब नदी पर कौन सी परियोजना बांध स्थित है? दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। नागार्जुन सागर बांध नदी पर बना है तो कृष्णा, कौन सा है? कृष्णा बांध। कहाँ पर है? नागार्जुन सागर जो बांध है वो कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर। गुजरात राज्य का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? उकाई बांध। गुजरात राज्य का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? उकाई बांध। तमिलनाडु के जिले में कलनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है वो स्थित है तिरुचिरापल्ली में। तिरुचिरापल्ली में तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा जिला है? कलनई। सतलज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर है। हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है भारत का। कृष्णा नदी पर बनाया गया है श्री सैलम बांध। श्री सैलम बांध कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। पैठन जल विद्युत परियोजना स्थित है तो ये महाराष्ट्र में। कौन सी जो है? महाराष्ट्र में है पैठन जल विद्युत परियोजना। पैठन जल विद्युत परियोजना। चमेरा बांध कहाँ पर है? रावी नदी पर है। रावी नदी पर चमेरा बांध। भारत का वह राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा बांध हैं तो महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा बांध। कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा बांध महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी। फिर है गंडक सिंचाई परियोजना जो है प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है तो उत्तर प्रदेश और बिहार। कौन से प्रदेशों का संयुक्त प्रयास है? गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार का।
भारत में कुल सिंचाई का जो 45% और घरेलू पानी का 80% भूजल रिजर्व से आता है। कहाँ से आता है? 80%, और जो सिंचाई का 45% है वो भूजल रिजर्व से। लहरदार भूमि और जो रेतीली मिट्टी है उसकी सिंचाई के लिए उपयुक्त क्या है? फुहारा। फुहारा से जो पानी देते हैं खेतों में, तो वो रेतीली मिट्टी और लहरदार भूमि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ट्रिंकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है तो ड्रिप सिंचाई को किसके रूप में जानते हैं? ट्रिंकल सिंचाई के रूप में। प्रसिद्ध जो सरदार सरोवर बांध है वो कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है? नर्मदा पर। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में जाना जाता था तो किस नाम से जानते थे? पहले इसको राजस्थान नहर के नाम से। इंदिरा गांधी नहर को पूर्व में किस नाम से जानते थे? राजस्थान नहर के नाम से। हरीके बांध से निकलती है तो इंदिरा गांधी नहर। जो हरीके बांध है वहाँ से कौन सी नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर निकलती है। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध बना था तो वो कौन सी नदी पर था? महानदी पर। कौन सी नदी पर था हीराकुंड बांध? महानदी पर। राजस्थान में जो हरियाली है वो किस वजह से है? इंदिरा गांधी नहर की वजह से। किस वजह से है राजस्थान में हरियाली? इंदिरा गांधी नहर की वजह से है। सबसे जो है बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने के जो अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है तो वे किस वजह से? बाढ़ से, खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक अनुप्रवाह से और जमाव के अवरुद्ध करने से। बाढ़ से क्या है? देखिए, बड़े जो बांधों का निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से, बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमाव को अवरुद्ध करने से अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है। बाढ़ से जो खनिज समृद्ध यानी कि जो बहाकर लाई गई मिट्टी है, तलछट वार्षिक जमाव हो जाते हैं, वो उनके अवरुद्ध, उनको वहीं पर रोकने से क्या होते हैं? कृषि प्रभावित होती है। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है तो इंदिरा गांधी नहर है। 1970 के दशक में क्या है? तवा बांध उन्हें प्रदान किए जाने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। क्या है? 1970 के दशक में जो तवा बांध है उसके निर्माण के लिए निर्वासित किए गए जो लोग हैं अभी तक उन्हें प्रदान किए जाने वाले लाभ को प्राप्त करने के लिए सिंचाई कर रहे हैं। फिर है गंगा नदी पर बनाया गया बांध, टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी। भाखड़ा नांगल जो बांध है वो सतलुज नदी पर बनाया गया है। गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना संबंधित है तो गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना संबंधित है पंजाब राज्य से। गांधी सागर बांध स्थित है। गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में। जायकवाड़ी चरण 1 है। जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी गोदावरी नदी पर। कहाँ बनाई गई थी? गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी। दामोदर घाटी निगम का संचालन कौन करता है? ताप विद्युत केंद्रों के द्वारा। दामोदर घाटी निगम का संचालन करता है ताप विद्युत केंद्रों के द्वारा। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध जो बनाया गया था वो कौन सी नदी पर था? चंबल नदी पर। कौन सी पर था? चंबल नदी पर गांधी सागर बांध कहाँ पर था? मध्य प्रदेश में। दुनिया भर में मौजूद अधिकांश बांधों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पेयजल आपूर्ति, सिंचाई और विद्युत उत्पादन। पीने योग्य पानी की जो है आपूर्ति करना सिंचाई के लिए, और जो बिजली का उत्पादन होता है विद्युत उत्पादन के लिए। पेरियार नदी पर बनाया गया ये कौन सा था? इडुक्की बांध। इडुक्की बांध कौन सी नदी पर था? पेरियार नदी पर। सतलुज नदी पर स्थित है नाथपा झाकड़ी बांध। सतलुज के ऊपर कौन सा बांध और है? नाथपा झाकड़ी बांध। फिर है दुलहस्ती पावर स्टेशन स्थित है किश्तवाड़ जिले में। कौन से जिले में है ये? किश्तवाड़ जिले में। स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध बनाया गया था तो ये याद रखना, स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध बनाया गया था दामोदर नदी पर। कौन सी नदी पर? दामोदर नदी पर। नेक्स्ट है मलमपुझा बांध स्थित है। मलमपुझा कहाँ पर है? मलमपुझा नदी पर है। कोटेश्वर बांध बनाया गया था भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर? भागीरथी पर कोटेश्वर बांध। वह राज्य जहाँ पर सुईल नदी परियोजना चल रही है। कौन से राज्य में चल रही है सुईल नदी परियोजना? हिमाचल प्रदेश में। भागीरथी नदी के ऊपर बनाया गया बांध कौन सा है? ये टिहरी बांध है। एक और टिहरी बांध जो कि सबसे ऊंचा बांध है भारत में।
गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है एडन नहर। कौन सी नहर है? एडन नहर। वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया जा रहा है, तो भागीरथी नदी। कौन सी नदी पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया जा रहा है? भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट है सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। कौन कौन से राज्य हैं? 4 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट है भारत का वह राज्य जहाँ पर नागार्जुन सागर परियोजना है, तो नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना है गुजरात में। मीठे पानी की परियोजना है कल्पसर, ये कहाँ है? गुजरात में। वह नदी घाटी परियोजनाओं जिनका लाभ एक से अधिक राज्य को मिलता है, तो चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना का लाभ एक जो है राज्य से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है, एक से अधिक राज्यों को। फिर है भारत का वह राज्य जहाँ पर सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है, तो ये उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। रणजीत सागर बांध अवस्थित है। रणजीत सागर बांध अवस्थित है रावी नदी पर। कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर। तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी से। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? झेलम नदी से। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था, किसने किया था? दिनसा जे दस्तूर ने। माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किसने किया था? दिनसा जे दस्तूर ने। वह परियोजना जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है, तो तेलुगु गंगा। तेलुगु गंगा परियोजना जो है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है, संयुक्त। गत जो 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है, तो ये सरयू पार मैदानों में। कहाँ पर हुआ है? नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास सरयू पार मैदानों में हुआ है। राजस्थान जहाँ पर इंदिरा नहर निकलती है वो सतलुज से निकलती है। कहाँ? कौन सी उससे निकलती है? सतलुज से। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी है ये? रोंगटांग जल विद्युत परियोजना। कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में? कर्नाटक में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। उन 2 राज्यों के नाम बताओ जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने हस्ताक्षर किए थे किसाऊ बांध परियोजना के लिए, दोनों ने 20 जून 2015 को। बगलिहार परियोजना अवस्थित है, तो बगलिहार परियोजना कहाँ पर है? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर। मंगलम सिंचाई परियोजना है। मंगलम सिंचाई परियोजना है केरल में। कहाँ है? केरल में। व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट है व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सेतु समुद्र परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से। मन्नार खाड़ी को पाक खाड़ी से कौन जोड़ती है? सेतु समुद्रम परियोजना। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ था हुगली में, पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने के लिए हुआ था। किसके लिए? पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने के लिए हुगली में हुआ था फरक्का बैराज। बकिंघम नहर का मुख्य कार्य क्या है? सिंचाई और नौकागमन। मुख्य कार्य क्या है बकिंघम का? सिंचाई और नौकागमन। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। बड़े बांध बनाने से क्या होता है? प्राकृतिक असंतुलन। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। सबसे बड़ी कौन सी परियोजना है सिंचाई? भाखड़ा नांगल परियोजना। इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत है सतलुज और व्यास नदी। फिर है हमारे खनिज संसाधन, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले लौह अयस्क के बारे में। लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान जो है कुद्रेमुख, वो कहाँ पर है? कर्नाटक में। कौन से राज्य में है ये? कर्नाटक में है कुद्रेमुख। कर्नाटक में वल्लारी चिक मंगलूर जो है तुमकुरू बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क भंडारण के लिए ये प्रसिद्ध है। कर्नाटक की वल्लारी चिकमंगलुरु और ये है तुमकुरू बेल्ट। तुमकुरू बेल्ट तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क भंडारण के लिए।
भारत के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में मौजूद है लौह एवं इस्पात उद्योग। छोटा नागपुर पठार में लौह एवं इस्पात उद्योग। झारखंड की जो गुआ खान है किससे संबंधित है? लौह अयस्क से। गुआ खान किससे संबंधित है और कहाँ पर है? तो झारखंड में है और लौह अयस्क से संबंधित है। लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ स्थित है, तो ये उड़ीसा में। बादाम पहाड़ जो स्थित है किससे संबंधित है? ये लौह अयस्क से और ये उड़ीसा में है। हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं। हेमेटाइट का सर्वाधिक भंडार है उड़ीसा में। उड़ीसा में सिंहभूम खान स्थित है। सिंहभूम कहाँ पर है? झारखंड में। झारखंड में। लौह अयस्क के लिए जानी जाती है मयूरभंज खानें। मयूरभंज खानों का संबंध किससे है? लौह अयस्क से। सिंहभूम खान स्थित है झारखंड में। हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार हैं उड़ीसा में। लौह और इस्पात संयंत्र है टिस्को स्थित है जमशेदपुर में। कहाँ पर स्थित है ये? जमशेदपुर में। कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये अभ्रक पाया जाता है। कोडरमा में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? अभ्रक। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं, तो उड़ीसा व छत्तीसगढ़। लौह अयस्क के जो प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र है राज्य वो हैं उड़ीसा व छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। किसका महत्व है? कोरबा का, एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। लौह क्षेत्र है कुद्रेमुख। क्या है? कुद्रेमुख, कर्नाटक में। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है कहाँ से? क्योंझर से। कहाँ से होती है लौह अयस्क की आपूर्ति? क्योंझर से, राउरकेला इस्पात संयंत्र में। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है तो लौह अयस्क की खोज से। छोटा नागपुर में क्या है? औद्योगिक क्षेत्र का विकास किससे संबंधित था? लौह अयस्क की खोज से संबंधित था। फिर है भारत के निम्न लौह एवं इस्पात जो उत्पादक केंद्र हैं कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है, तो भद्रावती। कौन सा है? कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित भद्रावती। छत्तीसगढ़ की जो बेलाडीला पर्वत श्रेणी कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। छत्तीसगढ़ की बेलाडीला पर्वत श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लौह अयस्क के लिए। फिर है हमारी यहाँ पर सूची यानी कि खदान है और राज्य हैं। दंतेवाड़ा खदान कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ में है। नोवा मुंडी झारखंड में है। संदूर है कर्नाटक में और बेलाडीला है छत्तीसगढ़ में। चारों इंपॉर्टेंट है। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है, नोवा मुंडी झारखंड में है, संदूर कर्नाटक में है और बेलाडीला छत्तीसगढ़ में। फिर है तांबा खनिज और कौन सी खान से संबंध इनका? तरेगांव जो खान है वो तांबा से संबंधित है। बेलाडीला जो खान है छत्तीसगढ़ की वो लौह अयस्क से संबंधित है। बलाघाट जो खान है वो मैग्नीज से है और नेल्लोर खान है वो अभ्रक से संबंधित है। फिर आता है हमारा तांबा। राजस्थान में तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी खान जो खेतड़ी खान है राजस्थान में किसके लिए प्रसिद्ध है? वो तांबा के लिए। बालाघाट का मलाजखंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र तांबा के महत्वपूर्ण खनन केंद्र है। तांबा के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं एक तो बालाघाट का मलाजखंड और झुंझुनू का खेतड़ी। फिर है हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है तांबा धातु। तांबा धातु कौन से इसमें पाई जाती है? हजारीबाग खानों में। तांबा रिजर्व के लिए जाना जाता है तो राजस्थान। किसके लिए जाना जाता है तांबा रिजर्व के लिए? राजस्थान को। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जस्ता में। राजस्थान का लगभग एकाधिकार किसमें है? जस्ता में। वह राज्य जहाँ पर तांबा का सबसे अधिक भंडार है तो राजस्थान में। तांबा का सबसे अधिक भंडार है कौन से राज्य में है? राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा तांबा धातु उत्पादक राज्य है तो ये है मध्य प्रदेश। ये है उत्पादक राज्य भारत का और जो भंडार करता है वो है हमारा राजस्थान। भंडार, अधिक भंडार है राजस्थान में। फिर है बॉक्साइट। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा में। 6.42% है बॉक्साइट वो उड़ीसा में होती है। बॉक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और सेवराय हिल्स में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में सरफेस डिपॉजिट होता है और वहाँ मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। फिर है एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो ये है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट।
भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं। तो पहला उड़ीसा है और फिर गुजरात। शीर्षस्थ मतलब ऊपरी स्तर पे सबसे पहले आएगा उड़ीसा, फिर गुजरात। छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार में, छत्तीसगढ़ में स्थित है अमरकंटक पठार। वहाँ पर बॉक्साइट खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है। बॉक्साइट खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार में। फिर है कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार, बॉक्साइट खनिज के भंडार हैं। कोरापुट जिले में कौन सी भंडार है? पंचपतमाली, बॉक्साइट के लिए। नेक्स्ट है कोयला। भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है कहाँ पर? झारखंड के अंदर, वर्तमान उड़ीसा में। वर्तमान में उड़ीसा 24.37%। फिर है निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहा जाता है। निम्न श्रेणी का भूरा कोयला किसको कहते हैं? लिग्नाइट को। भारत के झारखंड बंगाल कोयला बेल्ट में स्थित सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है दामोदर घाटी में। कहाँ पर है? दामोदर घाटी में। छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी प्रसिद्ध है कोयला के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? कोयला के लिए। सिंगरैनी खदानें स्थित है। सिंगरैनी खदानें कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। तेलंगाना में है सिंगरैनी खदानें। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी वर्ष 1975 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1975 में हुई थी कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना। उच्चतम गुणवत्ता का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। सबसे उच्चतम कोयला जो होता है क्वालिटी में सबसे उच्चतम होता है एंथ्रेसाइट। भारत की कोयला खानों का पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले आएगा पूर्व में रानीगंज है, पश्चिम बंगाल में है, बोकारो, फिर विश्रामपुर, फिर आदिलाबाद। रानीगंज, बोकारो, विश्रामपुर, आदिलाबाद। फिर है भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र। लिग्नाइट कोयला का बड़ा क्षेत्र है नवेली। सबसे बड़ा भारत में लिग्नाइट कोयला का क्षेत्र है नवेली। फिर है विश्रामपुर जो है जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है कोयला। विश्रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं उड़ीसा में। कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा में। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग 60%। कितने प्रतिशत है? 60% है। वह राज्य जहाँ पर लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार हैं। तो भंडार कहाँ पर है विशालतम? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में। भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक है। टिन में अग्रणी जो राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में। कोयला का सर्वाधिक उपयोग किस में होता है? ऊर्जा उत्पादन में। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। भारत में दो अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़। पहला है उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़। कोयले के शैल तंत्रों में भारत के कोयला नीचों का मुख्य स्रोत है गोंडवाना लैंड तंत्र में। शैल तंत्रों में भारत के कोयला नीचों का मुख्य स्रोत। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है। तो मोटा कोयला स्तर भारत में पाया जाता है झरिया कोयला क्षेत्र। कहाँ पाया जाता है? झरिया कोयला क्षेत्र में। कोयले के सबसे अधिक भंडार हैं। कोयले के सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं झारखंड में। सबसे अधिक भंडार कहाँ पर है? कोयले के झारखंड राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा बिट्टूमिनस कोयला क्षेत्र। बिट्टूमिनस पाया जाता है झरिया में। झरिया में। भारत में तृतीयक कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तृतीयक कोयला असम में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में। उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया गया है हेमेटाइट का। किसका किया गया? हेमेटाइट का। झरिया व चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र इस राज्य में अवस्थित है। कौन से राज्य में? ये झारखंड में। झरिया और चंद्रपुरा जो कोयला क्षेत्र है वो पाए जाते हैं झारखंड राज्य में। फिर है हमारे कोयला खदान और भारत के कुछ राज्य हैं। झिलमिल कोयला खदान है भारत के राज्य छत्तीसगढ़ में। झिलमिल कोयला खदान छत्तीसगढ़ में। कर्णपुरा कोयला खदान है झारखंड में।
रामपुर हिमगिरी उड़ीसा में, और सोहागपुर है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। फिर है कोयला क्षेत्र और राज्य। रणजीत घाटी कोयला क्षेत्र जो है वो है सिक्किम में। तंदूर जो है कोयला क्षेत्र वो तेलंगाना में, तंदूर तेलंगाना। वेरोरा क्षेत्र है महाराष्ट्र में, और ललमटिया झारखंड में। ललमटिया कहाँ पर है? झारखंड में। वरोरा महाराष्ट्र, तंदूर तेलंगाना, और रणजीत घाटी जो है वो सिक्किम में। फिर है गुरु महिसानी, ये लो अयस्क से संबंधित है, गुरु महिसानी। फिर है तलचर, ये कोयला से संबंधित है। फिर है जादूगुड़ा, जादूगुड़ा यूरेनियम से, जादूगुड़ा यूरेनियम से। और जावर जहाँ पर है जस्ता, जावर में जस्ता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभ्रक के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा जो अभ्रक भंडार है वो कहाँ पर है? भारत में है। विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक का भंडार कौन है? भारत है। लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है क्या? अभ्रक। लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से। वह भारतीय राज्य जिसमें सबसे अधिक अभ्रक पाया जाता है। अभ्रक का भंडार सबसे ज़्यादा भारत में है, और भारत के कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। अभ्रक बहुतायत मात्रा में पाया जाता है आंध्र प्रदेश में 41%, फिर राजस्थान में 28% और फिर उड़ीसा में 17%। भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है तो आंध्र प्रदेश है। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है अभ्रक का। भारत में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है हजारीबाग, गया और मुंगेर। हजारीबाग, गया और मुंगेर। फिर है सीसा एवं जस्ता। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन राजस्थान में होता है। कहाँ है? राजस्थान में। भारत के उड़ीसा राज्य में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। कहाँ पर है? उड़ीसा में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या। अन्य खनिज हैं। अन्य खनिजों में कौन से शामिल हैं? वह राज्य जिसमें हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं तो ये राजस्थान में है। औद्योगिक पैमाने पर हीरो के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान है मध्य प्रदेश में। हीरो के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान मध्य प्रदेश में। जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है कर्नाटक में। जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार जो है कर्नाटक में है। वैनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है तो ये है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। फिर है यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार पाए जाते हैं तो भारत के अधिकांश जो क्रोमाइट भंडार पाए जाते हैं वो उड़ीसा में पाए जाते हैं। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? कर्नाटक है। दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक भारतीय खदान है तुम्बालापल्ली खदान। तुम्बालापल्ली खदान यूरेनियम खदानों में से एक भारतीय खदान कौन सी है? तुम्बालापल्ली। गुजरात राज्य में स्थित वह शहर जो अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तो सूरत में। गुजरात राज्य में है सूरत, जहाँ पर हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है सूरत। बालाघाट खानों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है मैग्नीज। कौन सी पाई जाती है? मैग्नीज। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है संगमरमर। कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर और सोनभद्र में उत्तर प्रदेश के संगमरमर पाया जाता है। भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा निकाला जाता है वो कहाँ पर है? राजस्थान में। जिप्सम और चांदी के अयस्क का बड़ा हिस्सा कहाँ निकालते हैं? राजस्थान में। बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर अभी हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश में है, और ये इनमें पाया जाता है डोलोमाइट खनिज। डोलोमाइट खनिज। और सोनभद्र, मिर्जापुर में पाया जाता है संगमरमर। अनंतपुर जिले में रामगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अनंतपुर जिले का जो रामगिरी है वो गोल्ड फील्ड के लिए। कोलार गोल्ड फील्ड स्थित है कर्नाटक में। कोलार खानी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में गोल्ड फील्ड। कर्नाटक में बहुतायत में मिलती है तो सोना की खदानें। जो सोना की खदानें हैं वो कर्नाटक में बहुतायत मिलती हैं। भारत में 3 स्वर्ण क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 3। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है मोनाजाइट रेत में। भारत में सिलिमनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है तो केरल है सिलिमनाइट का उत्पादक सबसे बड़ा। फिर है बेलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह जो जाना जाता है हेमेटाइट के भंडारण के लिए। छत्तीसगढ़ बेलाडीला हेमेटाइट का भंडारण के लिए। मध्य प्रदेश में हीरा तो कर्नाटक में पाया जाता है सोना। मध्य प्रदेश में हीरा और कर्नाटक में
सोना एक अधात्विक खनिज नहीं है, तो एपेटाइट अधात्विक खनिज नहीं है, धात्विक खनिज है। ऊष्मागतिकीय यानी कि थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप है ग्रेफाइट। सबसे स्थिर रूप कार्बन का ग्रेफाइट है। भारत में हीरो का प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का वह राज्य जो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो मध्य प्रदेश है। फिर है भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत कोयला। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़ तंत्र। कौन सा तंत्र है? धारवाड़ तंत्र। खनिज युक्त शैल वह खनिज है जिसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है, तो ये ग्रेफाइट के उत्पादन में। भारत में टीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। भारत में टीन संसाधन वाला राज्य है छत्तीसगढ़। वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है उड़ीसा में। भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है थोरियम। भारत की जो आपूर्ति में आत्मनिर्भर है थोरियम में भी और ग्रेफाइट में भी। फिर है भारत का वह राज्य जो कि एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश। कौन से राज्य है? ये क्वेश्चन वैसे आएंगे नहीं, कोयला जो होते हैं, कोयला, लौह अयस्क और जो तांबा वगैरह ये ज़्यादातर आते हैं, बाकी ये एस्बेस्टस ये वगैरह नहीं आते हैं। जिप्सम के बारे में भी अभी तक तो नहीं आया है स्टेट में, प्रचुर मात्रा में है राजस्थान में जिप्सम। भारतीय खान ब्यूरो 2020 के अनुसार भारत के बिहार व राजस्थान 2 राज्यों में स्वर्ण अयस्क के सर्वाधिक भंडार पाए गए हैं। कोलार गोल्ड फील्ड्स भारत के कर्नाटक में है, ये पूछ सकता है आपसे। फिर है हमारे खदान, एक बार इन पे नज़र मार लेना, फिर आपको जो है रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एग्जाम में आ भी जाएगा तो आप बता दोगे आराम से। खेतड़ी तांबा से है, गिरिडीह कोयला से, सुंदरगढ़ लौह अयस्क खनिज से और कोरापुट खदान है बॉक्साइट से संबंधित। फिर है यहाँ पर मुख्यालय खनिज अन्वेषण अभिकरण। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग जो है नई दिल्ली, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का नई दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, इनका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नागपुर में। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का है भुवनेश्वर में। कहाँ है? भुवनेश्वर में। सही सुमेलन है खनिज और उत्पादक क्षेत्र। तांबा का उत्पादक क्षेत्र है मोसपानी। लौह अयस्क का है बादाम पहाड़। मैग्नीज का है छिंदवाड़ा और अभ्रक का है हजारीबाग। फिर है खनिज और उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, तो चूना पत्थर उद्योग में सबसे ज़्यादा है उपयोग किया जाता है सीमेंट का। कॉपर जो है खनिज, उसके उद्योग में बिजली के सामान का। बॉक्साइट उद्योग है, उनमें हवाई जहाज के निर्माण, और जो मैग्नीज है उसमें इस्पात का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सिर्फ इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसको भी वीडियो अच्छी लगी है कमेंट ज़रूर कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। जाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि और बच्चों को भी ये वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक कर देना। थैंक यू, बाय बाय।